हेलो आई मैं युगेश। आप देख रहे हैं स्टडी जीएस। आज देखें क्लास 10 का जो ज्योग्राफी है उसका सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पहला जो टॉपिक है उसमें से पहला है बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। देन पढ़ेंगे वैनिशिंग फॉरेस्ट। ठीक है, तो क्लास 10 का जो सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें से पहला जो टॉपिक है बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। ठीक है, पहले समझते हैं बायोडायवर्सिटी होता क्या है। इट इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू अ मल्टीपल नेटवर्क्स ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। क्या बोला गया यहाँ पर कि जितने भी प्रकार के वाइल्ड लाइफ हैं, जितने भी तरह के स्पीसीज, सारे जगह पर जो फंक्शन किए जाते हैं वो क्लोजली किए जाते हैं। किसके क्लोजली किए जाते हैं? इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम। एक सिस्टम के तहत पूरा क्लोजली क्या होता है? फंक्शन होता है। हमारा जो एनवायरमेंट में हमारा जो इकोसिस्टम है वहां थ्रू मल्टीपल नेटवर्क, क्या बोला, एक से अधिक नेटवर्क के द्वारा हम लोग काम करते हैं उसमें। और जो इंटरडिपेंडेंसी यानी एक दूसरे पर निर्भर के साथ, है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनको पेड़ पौधे खाने की आदत है तो वो चीज खाएंगे, उस पर डिपेंडेंट है। मनुष्य इस तरह का, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो जानवर को ही खाते हैं। तो वैसे भी इंटरडिपेंडेंट क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? इंटरडिपेंडेंस है। यही होता है बायोडायवर्सिटी। इसको जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है, यानी क्या कहा गया कि जितने भी तरह के जो जीव हैं, जानवर हैं या कोई भी लिविंग थिंग्स जो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट रहता है वो, और उसी के तहत क्या करता है? फंक्शन भी करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बायोडायवर्सिटी। और ये जो होता है किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी जगह के लिए, किसी प्लेस के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है कि वहां का बायोडायवर्सिटी यानी एक जो जीव है दूसरे के ऊपर किस तरह इंटरडिपेंडेंस होता है, उस चीज को हमें दिखाता है कि वहां पर कितना ज्यादा डायवर्सिटी है। ठीक, इसमें क्या होगा कि जितने भी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? फॉरेस्ट के साथ उनका इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, एक जीव दूसरे जीव की हत्या करता है, उसको खाता है, उसके ऊपर भी, जैसे शेर जो है हिरण को खाता है, हिरण के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक, उसी प्रकार हिरण जो किसके ऊपर? पेड़ पौधों का पत्तियां खाती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे क्या है? एक दूसरे से डिपेंडेंट है। तो उसी प्रकार जो फॉरेस्ट में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में या फॉरेस्ट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाइल्ड एनिमल रहते हैं, सारे क्या है? एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। ठीक है, और ये जो इंटरडिपेंडेंसी जो होती है इसी के कारण क्या होता है? अपना जीवन यापन अपना करते हैं वहीं पर। ठीक है, तो ये होता है बायोडायवर्सिटी। यानी कोई भी जीव जब भी अपना जो डिपेंडेंट किसी दूसरे ऊपर कर रहता है, साथ ही उस जीव के ऊपर भी कोई तीसरा आदमी, तीसरा कोई डिपेंडेंट है, तो वैसे जो चैन बनता है, ऐसे जो नेटवर्क बनता है, उससे क्या बना जाता है? बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता बोलते हैं। आगे यहाँ पर पढ़ा है वेनिशिंग फॉरेस्ट। वेनिशिंग फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? किस तरह वनों का जो आच्छादन है पूरे भारत में या कहीं पर भी किसी भी कंट्री में, उसके बारे में पढ़ना। मेनली हमको यहाँ इंडिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन कंट्री एस्टिमेटेड एट 79.42 मिलियन हेक्टेयर। अगर पूछा जाए भारत में टोटल कितना एस्टिमेटेड है फॉरेस्ट और ट्री, ठीक है, तो 79.42 जो मिलियन हेक्टेयर है वहां पर क्या है? जंगले हैं इतना हेक्टेयर एरिया में और पेड़ लगाए गए। ठीक है, विच इज 24.16% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। और ये जो होता है पूरे जियोग्राफिकल एरिया का 24.16% होता है। एग्जाम के बाद पूछा जा सकता है कि भारत में कितना परसेंट जियोग्राफिकल एरिया पर वन है, तो 24.16%। उसमें से जो है फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट कितना है? 12.2% है। ठीक है, जबकि ओपन फॉरेस्ट कितना है? 9.14% है। जबकि मैंग्रोव फॉरेस्ट है 0.14%। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट कितना है? तो 0.14%, बहुत कम है। ये पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में ही पाए जाते हैं। उसी आसपास जो सुंदरवन का वन है वहीं पर पाए जाते, सुंदरवन में मैंग्रोव फॉरेस्ट दलदली क्षेत्र में पाए जाते, इसलिए क्या है? 0.14% है। दूसरा ओपन फॉरेस्ट जो खुला वन है 9.14% है। जबकि डेंस फॉरेस्ट जो 12.2%। एग्जाम पूछा जाता है ये किसके अनुसार है? अकॉर्डिंग टू डेटा 2015 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में ये चीज डेटा इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके बाद जाने, तो ये था हम लोग का जो टॉपिक है दोनों पढ़ने के लिए। इसके बाद जाने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN, वी कैन क्लासिफाई दैट एज फॉलोज। क्या है कि जितने भी प्रजाति, जितने भी स्पीसीज हैं, बहुत सारे स्पीसीज क्या होता है कि जंगलों का कटाव होने से, पेड़ पौधे का जब कटाव हो जाता है, दूसरी बात इंडस्ट्री लगती है, पॉल्यूशन के एनवायरमेंट इतना ज्यादा हो जाता है,
ये सब सारे जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है बहुत सारी प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, तो इंडेंजर में पहुंच जाती हैं। तो वैसे सिचुएशन में इसको बचाने के लिए आईसीएम ने क्या था, एक रेड डाटा बुक एक लिस्ट जारी की। तो उस लिस्ट में पूरे जो चाहे वो फ्लोरा हो या तो फिर फाउना हो, ये सब सारी चीजों को 6 कैटेगराइज में उसको कैटेगराइज किया गया है, और उसी के तहत उनका क्या होता है देखभाल किया जाता है, समय समय उसका ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, ताकि वो जातियां पूरी तरह से खत्म ना हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे राइनो जो डायनासोर पूरी तरह से क्या हो गया, पूरे पृथ्वी से लुप्त हो गया, तो एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो उस चीज अगर इस तरह और कोई दूसरा प्रजाति स्पीसीज न हो, इसलिए उसको कंजर्वेशन करने का काम कौन करता है, आईयूसीएन यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी आईयूसीएन इस चीज को एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज को क्या करती है, फलोना और फाउना को पूरे वर्ल्ड का उसको कंजर्व करने का काम करती है। ठीक है, तो इन्होंने पूरे जो जाति है प्रजाति जितने भी स्पीसीज जो उसको 6 कैटेगरीज में बांटा है, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जो पहला कैटेगरी है वो है नॉर्मल स्पीसीज। क्या है वो, नॉर्मल स्पीसीज। इसको किसको बोलते हैं, स्पीसीज व्हिच पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल सच एज कैटल, साल्पाइन रोडेंट्स। क्या बोला कि जितने भी पॉपुलेशन है उस स्पीसीज का वो सारे नॉर्मल है, हमारे आस पड़ोस में या तो हमारे इन्वायरमेंट में नॉर्मल रूप से पाए जाते हैं, उस पर ज्यादा खतरा नहीं है। ठीक है, दूसरा हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्पीसीज बोलेंगे। यानी इसे नॉर्मल वर्ड से याद रखना है कि वो हमारे इन्वायरमेंट में या तो हमारे इकोसिस्टम में, इकोलॉजिकल सिस्टम में या बायोडायवर्सिटी में क्या होता है, वो नॉर्मल कंडीशन में पाया जाता है। किस कंडीशन में पाया जाता है, नॉर्मल कंडीशन में, उसको सर्वाइव करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही। जैसे हो गया कैटल, साल का जो वृक्ष है, पाइन हो गया, रोडेंट्स हो गया, सब सारे जो है सब सारे किसी के एग्जांपल है, तो नॉर्मल स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। आगे जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज, these are species which are in danger of extinction. The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to the decline in their population continue to operate. Example: black buck, Indian white ass, Indian rhino, lion, संगाई जो मणिपुर में पाया जाता है। यहाँ पर क्या कहा गया कि वैसे स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट होने का उसमें क्या है, डेंजर यानी खतरा है। दूसरी बात उसको सर्वाइवल के लिए क्या है कि वैसे जो स्पीसीज है उसको सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। साथ उसका जो नेगेटिव फैक्टर्स है अगर वो नहीं रुके, उसको ऑपरेट नहीं किया गया टाइम टू टाइम, तो उस तरह से पूरा तरह से क्या कह सकता है, डिक्लाइन हो सकता है, पूरी तरह से इस स्पीसीज का पूरी तरह से खात्मा हो सकता है। ठीक है, अगर कोई भी स्पीसीज के ऊपर खतरा मंडरा रहा है तो उसको जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिसके तहत वो खतरा उसके ऊपर डेंजर हो रहा है, तो उस चीज को बचाने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, हमें उसको कंजर्व करना होगा। और वैसे जो जानवर हैं जिसके ऊपर खतरा पूरी तरह से मंडरा रहा है, समय से कभी भी वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, वैसे कैटेगरी इंडेंजर्ड स्पीसीज का। इसके तहत जो आते हैं जैसे ब्लैक बक हो गया, इंडियन वाइल्ड एस हो गया, इंडियन राइनो हो गया, ये सब के जो एनिमल्स हैं, ये सब एनिमल्स इंडेंजर्ड स्पीसीज का अंतर्गत आते हैं। यानी इसके ऊपर कभी भी क्या हो सकता है, खतरनाक स्थिति पैदा हो सकता है। ठीक है, इसलिए जो भी इसके नेगेटिव फैक्टर्स हैं उस चीज को हमको क्या करना होगा, कम करना होगा, उसको कंजर्व करना होगा। ठीक है, इसके बाद जानेंगे अगला जो नेक्स्ट स्पीसीज होगा। ठीक, तो आगे जो है वो है वल्नरेबल स्पीसीज। These are species whose population has declined to levels from where it's more likely to move into the endangered category in the future. क्या बोला गया कि वैसे स्पीसीज जो डिक्लाइन हो रहे हैं, उनका जो पॉपुलेशन है या उसका जो जनसंख्या है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। फ्रॉम इट इज लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड, वो कभी भी नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अगर यदि वो नेगेटिव फैक्टर्स अगर यदि उसके ऊपर यदि कंट्रोल नहीं किया गया तो वे सिचुएशन में क्या हो सकता है कि वल्नरेबल जो स्पीसीज है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तो इस चीज का वो खतरा है वहां पर इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल होने का, वल्नरेबल स्पीसीज का। ठीक है, वैसे जो एनिमल्स है उसमें देखते हैं कुछ जैसे ब्लू सिप, ठीक है, एशियाटिक एलिफेंट और गैंगटिक डॉल्फिन, सब तीनों जो है इनको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या वल्नरेबल स्पीसीज के अंतर्गत आ चुकी है, इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि कभी भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में न आ जाए। ब्लू सिप हो गया, एशियाटिक एलिफेंट हो गया और गैंगटिक डॉल्फिन हो गया। तो ये था वल्नरेबल स्पीसीज। आगे है रेयर स्पीसीज, स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन may move into the endangered or vulnerable category if negative factors affecting them continue to operate. क्या बोला गया यहाँ पर कि अगर यदि इस स्पीसीज को नहीं कंट्रोल किया गया, इसके नेगेटिव फैक्टर्स को ऑपरेट नहीं किया गया सही ढंग से, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, रेयर जो स्पीसीज होते हैं इंडेंजर्ड में हो सकते हैं शामिल, या तो फिर वल्नरेबल कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे जो भी इसका जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे कहाँ मूव हो सकता है, या तो इंडेंजर्ड में या तो फिर वल्नरेबल कैटेगरी में मूव क्या हो सकता है। तो वैसे सिचुएशन में इसे रेयर स्पीसीज के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे जैसे हिमालयन ब्राउन बियर, ठीक है, तो वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, ये सब जो सारे हैं वो रेयर स्पीसीज हैं, यानी दुर्लभ प्रजाति इसको कहा जाता है। ठीक है, इस तरह ये दोनों खत्म हो गए यहाँ पर। इसके बाद अगला जो है नेक्स्ट, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्पीसीज। तो आगे जो है वो है एंडेमिक स्पीसीज। देयर आर स्पीसीज व्हिच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स। क्या कहा गया यहाँ पर कि ये जो स्पीसीज होते हैं एंडेमिक स्पीसीज, ये किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जो नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स होता है, इसी कारण उसी रीजन या उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसी इलाका में पाए जाते हैं, उसी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्पीसीज जो एंडेमिक स्पीसीज कहलाता है। इसके अंदर जैसे होता है अंडमान पील, निकोबार पिजियन और अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सब जो एनिमल्स हैं या ये सब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब किसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। अंडमान में पाए जाते हैं जैसे पील, अंडमान निकोबारी जो कबूतर पिजियन है, अंडमान वाइल्ड पिग जो अंडमान में जो जंगलों में जो सुअर पाया जाता है, पिग पाया जाता है, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, मिथुन जो कि एक जो है एक ऑक्स का एक स्पीसीज है जो कि कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ऑक्स का एक स्पीसीज है। ये सारे आ जाएंगे इंडेमिक स्पीसीज, यानी वैसा स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, और वो रीजन में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उसके लिए जो अनुकूल स्थिति है वहां पर, उसके लिए इन्वायरमेंट के लिए उसके अनुकूल जो इन्वायरमेंट वहां पर मिलता है, जिसकी वजह से उस रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे स्पीसीज को एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, आगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होता है? These are species which are not found after searches for known or likely areas where they may occur. वे वैसे ये ऐसे स्पीसीज कहलाते हैं जो जहां उसका रहने का जगह है, जहां रहने वो अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, वहां पर यदि हम सर्च करने जाएं, खोजने जाएं, तो वहां पर हमको नहीं फाउंड, वहां नहीं पाए जाते हैं, वहां पर नहीं पाए जाते वैसे चीज। और ये जो होता है या तो क्या हो जाता है कि स्पीसीज में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम लोकल एरिया, या तो किसी लोकल एरिया से गायब हो जाते हैं, दूसरा या रीजन से भी हो सकते हैं, कंट्री से ही, या तो पूरे कॉन्टिनेंट या इंटायर अर्थ पूरे पृथ्वी से क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, यानी लुप्त हो चुके हैं। वैसे सिचुएशन में इसको एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। इसमें जो आ जाएगा एशियाटिक चीता आ जाएगा, पिंक हेडेड डक, तो ये सब जो दोनों जो एनिमल्स हैं, ठीक है, ये सब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे डायनासोर भी पूरी तरह से क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। उस चीज का हमें अभी किसी प्रकार का डायनासोर कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो वैसे जो स्पीसीज है वो किसी जिस एरिया में वो रहते थे, जिस रीजन में जहां पर वो पाए जाते हैं, वहां पर सर्च करने पर अभी नहीं पाए जाते हैं, चाहे वो रीजन ही क्यों ना हो, कंट्री क्यों ना हो, कॉन्टिनेंट हो या तो फिर पूरा इंटायर अर्थ हो। ठीक है, कहीं भी जगह जाओगे खोजोगे आपको वो एनिमल्स या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलेंगे। तो वैसे सिचुएशन वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज के अंतर्गत रखे जाते हैं, और एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहलाते हैं, स्पीसीज प्रजाति कहलाते हैं। इस तरह से जो है पूरा ये टॉपिक पूरी तरह से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।